Hi, good morning all. Happy Makar Sankranti. Good morning. Okay, so first of all, how was the weekend? कुछ practice किया? Whatever we done? कोई किसी को query है? First we will discuss on your query and then we will start our session. Group में तो किसी ने कुछ भेजा नहीं है. Sir, actually, from today, I'm starting my classes. Okay, your first day. That is completely fine. Okay. जो भी लोग means first day join कर रहे हैं, okay, you will get a recorded session so you can just practice that. Practice करो उसका. जो भी कुछ query आता है, that query you can ask in WhatsApp group. Okay, तो next day उसका हम अच्छे से resolution दे देंगे. ठीक है, don't worry about that. जिसका हो गया है, किसी ने practice किया, करते टाइम किसी को कुछ issue आया. ये वीपीसी असाइन मैन्युअली कितने टाइम कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ है? कितने टाइम में? देर इज नो लिमिट फॉर टाइम. ओके, हाँ, हाउ मेनी इंस्टेंसेस यू आर क्रिएटिंग, जितना हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो इंस्टेंस हम उस वीपीसी के साथ कनेक्ट करते हैं. दैट इज द थिंग. वीपीसी ये जस्ट एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है. दैट इज द नेटवर्क. ओके, वो उस नेटवर्क में हमको जितने चाहे मैन्युअली हम लोग ये असाइन करने की ये नौबत आती है क्या कंपलसरी? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्या है कि जो भी हमको रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट. हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज हमको प्राइवेट क्लाउड ही चाहिए. जैसे कि क्या होता है कि कंपनी में ऑन प्रीमाइस भी कुछ सर्वर होते हैं और क्लाउड के सर्वर भी होते हैं. ये दोनों सर्वर वीपीएन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किए जाते हैं. ओके, दैट टाइम हाइब्रिड क्लाउड हमारा बन जाता है. तो जो भी ऑफिस के मशीन्स होते हैं वो मशीन और क्लाउड के जो भी वर्चुअल मशीन रहेंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. इसलिए एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट किया जाता है. ओके, इन दैट केस वट एवर वर्चुअल मशीन्स यू आर क्रिएटिंग, ओके, वो सारे मशीन्स उसी नेटवर्क में होने चाहिए. ये उसी वीपीसी में होने चाहिए. तभी तो वो वीपीएन के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सकता है. तो इसीलिए डिपेंड है रिक्वायरमेंट क्या है. अगर नॉर्मल हमको सिर्फ EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, then don't worry. Okay, you can just directly go into the EC2 और डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लो, काम खत्म. जब जब कभी हमको अपना जो भी प्राइवेट नेटवर्क होता है और कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क और क्लाउड का प्राइवेट नेटवर्क, ये दोनों को हमको जब कनेक्ट करना है, दैट टाइम हमको ये सारी चीजें मिस करने की जरूरत पड़ती है. दैट इज द थिंग. तो वो वीपीएन के थ्रू दोनों नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है. उस टाइम पे फिर हमको सिलेक्ट करना होगा. अदरवाइज डोंट वरी, मींस उसकी कोई जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली क्रिएट इंस्टेंस और जो भी डिफॉल्ट हमारा वीपीसी रहेगा उसमें भी रह सकता है, या तो फिर हम नया वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज द थिंग. यस, वीपीसी रिलेटेड या फिर कोई और किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है, ओके, आई विल गिव यू 2-3 more minutes. After that we will start our new session. सर एक्चुअली मुझे एक क्यूरी थी. हाँ. मैं अभी करंटली मैं डिज़ाइन फील्ड में काम करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. और ओके. 16-17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेरा इधर है डिज़ाइन फील्ड में. ओके. मुझे ये पूछना था कि डू आई हैव a career in DevOps and AWS after this kind of experience in different field? Experience doesn't matter now. Okay, now you should have skill set. Okay, skill set अगर हमारे पास है तो we can okay, do our career in any field. Okay, but why you are changing? First my question: why you are changing your field? You have already Actually, experience in design. actually, I do have experience of 15 and 16 years of experience, and right now I'm at the peak of my career, and I'm getting only 1 lakh per month.
and I have stuck over here, and I'm not seeing any kind of a salary hikes from now. And I have heard that in DevOps, in AWS, the people who have started, they used to get the same amount which I'm getting after 16, 17 years. So सैलरी ये भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कैसा कि अर्निंग अगर होगा तो ही मैं मेरी फैमिली को रन कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं करियर ट्रांजिशन के लिए सोच रहा हूँ. Okay. इस केस में you have to learn more, upgrade yourself. Okay, that is the only thing. Because only skill is matters. Okay, if you have skill, okay, then there is a scope. Okay, scope में कोई problem नहीं है. But again, 16-year gap. Okay, means in IT industry. Okay, they will be considered like, means 16-year gap is there. So that you have to just manage. Okay, it means initially how you are giving the interview. Okay, based on your interview only, means you will get that means opportunity. That is the only thing. But yes, definitely, if you have skill set, then you can okay, go anywhere. That is not an issue. So switch is also not an issue. If you have that skill set, okay, then you can go for that as well. Yes, sir. Skill matters. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir. Okay. Okay, so we will start. Okay, in the last session we have seen what exactly the VPC हमने देखा. उसके बाद हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया. EC2 इंस्टेंस में जो भी सिक्योरिटी ग्रुप थे, सिक्योरिटी ग्रुप हमने देखे. नेटवर्किंग कैसे काम करता है वो भी थोड़ा थोड़ा हमने देखा. आज हम कुछ और सर्विसेज देखेंगे, और भी कुछ थोड़े से डिटेल्स जो है वो डिटेल्स हम देखेंगे EC2 के रिगार्डिंग.
हेलो, थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। आई विल रिस्टार्ट माय लैपटॉप एंड कनेक्ट अगेन। ओके, जस्ट वेट फॉर 5 minutes.
ओके या सो टुडे वी विल सी हमने वीपीसी देखा, वीपीसी के साथ साथ हमने EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें हमने देखी। आज एक नया सर्विस हम देखेंगे, वो है S3 बकेट। ये S3 क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग है दैट इज दिस इज द स्केलेबल स्टोरेज सर्विस। इसमें हम जो भी कुछ स्टैटिक फाइल्स रहेंगे वो स्टैटिक फाइल्स हम इसमें क्रिएट करके रख सकते हैं। स्टैटिक फाइल्स को हम यहाँ पे होस्ट करके रख सकते हैं। नॉर्मल अगर कोई हमको वेबसाइट अगर होस्ट करना है या फिर कोई इमेजेस हमको होस्ट करने हैं, वीडियोस हमको होस्ट करके रखने हैं, तो इसके लिए ये हम S3 सर्विस जो है S3 सर्विस हम यूज कर सकते हैं। S3 का मतलब थ्री, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, दैट इज स्टोरेज, स्केलेबल स्टोरेज सर्विस इसको बोला जाता है, दैट इज द S3 बकेट। ओके, तो इसमें बकेट क्यों बोला जाता है, तो इसमें जो भी कुछ हम बकेट करते हैं तो बकेट में हम अलग अलग टाइप के जो भी पानी है या फिर जो भी कुछ लिक्विड है या फिर कोई भी कुछ भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। सिमिलरली इसका मतलब भी उसी के हिसाब से लिया गया है और इसको जस्ट नाम दे दिया है, दैट इज द S3 बकेट। तो ये हम बकेट क्रिएट कर सकते हैं और उस बकेट में, बकेट इज नथिंग बट जैसे हम हमारे मशीन में फोल्डर क्रिएट करके रख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे क्लाउड पे हम हमारा एक छोटा सा फोल्डर, छोटा सा हमारा ड्राइव हम क्रिएट करके रख सकते हैं और उस ड्राइव में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स या फिर जो भी कुछ हमको रखना है, वो कंटेंट हम इस S3 बकेट के अंदर रख सकते हैं। तो इसीलिए ये S3 एक अमेजोन के थ्रू हमको सर्विस मिला है। S3 का यूज करके हम वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर स्टैटिक वेबसाइट हमको अगर होस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि ये S3 बकेट होता क्या है, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसमें अगर नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट हमको होस्ट करना है तो वो किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो जैसे ही हम ये S3 बकेट के अंदर, S3 सर्विस के अंदर जब हम आएंगे, तो यू विल गेट डैशबोर्ड लाइक दिस। इस डैशबोर्ड में आप पहुंच जाएंगे। इसमें कुछ जो फ्री है, ओके, इसमें प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग के लिए आप इसमें एक कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो S3 में एक छोटा सा 5 GB तक हम इसमें पूरा 12 मंथ के लिए जो फ्री टायर होता है, 5 GB तक उसका स्टोरेज हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। सो बिंदास आप इसको इस बकेट को क्रिएट कर सकते हो, चाहो जितने आप बकेट क्रिएट कर सकते हो। बकेट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, बट सारे बकेट में मिलके आपका जो डेटा है वो डेटा 5 GB के ऊपर नहीं होना चाहिए। जब भी आपका जो स्टोरेज है वो 5 GB के ऊपर बढ़ जाएगा, तो आपको चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा, AWS आपको चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप देखो कि जो भी अपना बकेट है, वो बकेट का साइज क्या है और कितने बकेट्स है, नंबर ऑफ बकेट्स कितने हैं, और उस सबका मिलके अगर 5 GB हो रहा है, देन यू हैव टू क्लीन अप योर स्टोरेज। स्टोरेज हमको क्लीन अप करना होगा और कुछ हमको फाइल्स डिलीट करने होंगे, ताकि 5 GB के ऊपर हमारा स्टोरेज बढ़ ना पाए। अगर बढ़ेगा तो चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जस्ट क्रिएट बकेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो एक छोटा सा नॉर्मल फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में हमको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद हमारा एक बकेट, एक क्लाउड पे हमारा एक स्टोरेज ड्राइव बन जाएगा, जहाँ पे हम हमारे डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स, फाइल, फोल्डर हम अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट हमको रीजन सिलेक्ट करना होगा। जो रीजन है, रीजन इज नथिंग बट द डेटा सेंटर। वर्ल्ड वाइड अलग अलग डेटा सेंटर है, इसमें से हम कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ रीजन डिसेबल्ड है और कुछ रीजन इनेबल होते हैं। जैसे कि हम मुंबई रीजन में रहते हैं, तो फॉर इंडिया वी कैन चूज द मुंबई रीजन। मुंबई रीजन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। और उसके बाद हम बकेट का नाम दे सकते हैं। जो भी हमको बकेट क्रिएट करना है उस बकेट का नाम हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके, जैसे कि अभी हम बोलेंगे डेऑप्स। ओके, डेऑप्स S3 हम इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, ओके, इसमें कुछ सेटिंग भी हमको कॉन्फ़िगर करने होंगे, परमिशंस वगैरह वगैरह सारी चीजें। अगर वो हमको कहीं एग्जिस्टिंग बकेट से अगर कॉपी करना है, देन वी कैन यूज दिस ऑप्शन। बट अभी हमको जब हम फ्रेश कर रहे हैं तो इसमें कोई हमको एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या फिर एग्जिस्टिंग सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओनरशिप। जो भी कुछ डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है S3 बकेट में या फिर AWS के S3 लैंग्वेज में। तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, एक फाइल इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट।
तो उस ऑब्जेक्ट का ओनरशिप क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ACL डिसेबल, ACL मीन्स एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस कंट्रोल डिसेबल या फिर इनेबल हम इसमें कर सकते हैं। इनेबल करेंगे तो इसमें हम अलग अलग यूजर को रोल भी दे सकते हैं और वो परमिशन सेट कर सकते हैं, उसके लिए हम ये ACL इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का जो ओनरशिप होता है ये बकेट ओनर होता है, जिसने ये क्रिएट किया है, जिसने ये बकेट क्रिएट किया है। उसमें जो भी फाइल्स वगैरह हम अपलोड करेंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट का जो ओनर होता है वो ओनर बकेट ओनर होता है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है। इसमें ACL हम इनेबल भी कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद हम इसमें उसका ओनरशिप जो है वो ओनरशिप हम चेंज कर सकते हैं। ओके, बकेट ओनर प्रीफर्ड बाय डिफॉल्ट होता है और ऑब्जेक्ट ओनर, तो ऑब्जेक्ट का ओनर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं। जैसे कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करने से क्या होगा, जो भी बकेट में जो भी फाइल्स हमारे रहेंगे, फाइल्स फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम खुद एक्सेस कर पाएंगे या फिर हम जिसको एक्सेस देंगे उसी को एक्सेसिबल रहेगा, किसी और को वो एक्सेस नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये बकेट ओनर प्रीफर्ड होता है, तो बकेट ओनर हम रखते हैं। देन ये ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, तो ये हम इनेबल भी कर सकते हैं। अगर सपोज हमको स्टैटिक वेबसाइट हमको होस्ट करनी है या फिर जो भी हमारे फाइल्स रहेंगे वो फाइल्स पब्लिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, कोई भी उसको एक्सेस करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए, ऐसा अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उस टाइम पे हम ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू द न्यू एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें न्यू एक्सेस कंट्रोल भी हम ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, रोल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम ये परमिशन दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमको ये पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इसलिए हम ये पब्लिक एक्सेस इनेबल करते हैं। पब्लिक एक्सेस इनेबल करने के लिए इसको हमको जस्ट अनचेक करना होगा, सारे ऑप्शंस हम इसको अनचेक करेंगे। तो यहाँ पे ये जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए AWS हमको कंफर्म करता है कि जब भी हम ये ब्लॉक मीन्स पब्लिक एक्सेस जब हम इनेबल करेंगे, तो इसमें से जो भी फाइल्स है वो सब के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, सब लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। क्या आप ये चाहते हो, ये जस्ट एक्नॉलेज करना होगा, इसको हमको चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बकेट वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग मींस सेम फाइल अगर हम दोबारा अपलोड करते हैं, तो क्या है कि AWS S3 बकेट क्या करता है, उसका एक नया बैकअप फाइल क्रिएट करता है, उसका एक वर्जन, ओल्ड वर्जन क्रिएट करता है और नया वर्जन जो भी रहेगा, नया वर्जन वहां पे अवेलेबल किया जाता है। तो ये जो वर्जनिंग चाहिए हमको, ये अगर इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने बार हम फाइल अपलोड करेंगे, सेम नाम का फाइल जितने बार हम अपलोड करेंगे, उतने फाइल्स का बैकअप वहां पे बन जाएगा और वो हमारा स्टोरेज जो है, स्टोरेज भी यूटिलाइज कर सकता है। इसलिए इसको हमको अगर हमको चाहिए तभी हम इसको इनेबल कर सकते हैं, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको हम डिसेबल रख सकते हैं। उसके बाद टैग्स, टैग जब भी हमारे बकेट रहेंगे, उस बकेट को फिल्टर करने के लिए, सर्च करने के लिए ये टैग हम यूज कर सकते हैं, इसमें हम टैग कुछ ऐड नहीं करेंगे। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन होता है क्योंकि जो भी हम डेटा अपलोड करेंगे वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में क्लाउड में स्टोर होता है। ओके, उसको हमारे अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें इंक्रिप्शन होता है, टू वे इंक्रिप्शन। जब भी हम अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद हमारा जो अकाउंट का लॉगिन होता है, उसके थ्रू AWS उसको इनक्रिप्ट करके स्टोर करता है। ओके, उसके लिए कुछ इनक्रिप्शन के अलग अलग टाइप्स है, वो टाइप हम यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है सर्वर साइड इनक्रिप्शन, मीन्स ये S3 खुद उसको मैनेज करता है और खुद से उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकता है। उसके बाद सर्वर साइड इनक्रिप्शन विद AWS की मैनेजमेंट सर्विस। तो इसमें जैसे हमने देखा प्राइवेट की और पब्लिक की बनता है, हमने EC2 में देखा था, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे ये AWS का एक सर्विस है, AWS की मैनेजमेंट, उसे हम पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू हमारा जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है हमारा फाइल का, वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो सकता है। इंक्रिप्ट होने के बाद जो भी हमारा फाइल रहेगा, वो फाइल सिर्फ और सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके पास उस बकेट का एक्सेस है वही उसको देख सकता है, वही उसको रीड कर सकता है। उसी अकाउंट से वो जो भी फाइल रहेगा वो डिक्रिप्ट हो सकता है, किसी और एक्सेस से, वो किसी और के लॉगिन से वो इंक्रिप्शन नहीं होता या फिर कोई उसको देख नहीं सकता। क्योंकि जो भी डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर में तो सभी को डेटा का एक्सेस होता है, बट ये इंक्रिप्शन फॉर्मेट में होने की वजह से वो डेटा तो देख पाएंगे, डेटा का साइज वगैरह देख पाएंगे, बट एग्जैक्टली क्या डेटा है वो कोई देख नहीं पाएगा, कोई उसको रीड नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एनक्रिप्ट होके स्टोर होता है। दिस इज द सिक्योरिटी पर्पस, ये हमको चाहिए होता है।
ओके तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है ये चार्जेबल नहीं होता, दिस इज नॉट चार्जेबल सर्विस। अगर हम AWS का की मैनेजमेंट सर्विस अगर हम यूज करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमको चार्जेस पे करने होंगे। और एक तरह का डुअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन, ये भी एक AWS का सर्विस है, इसमें भी की मैनेजमेंट करना होता है। वी कैन क्रिएट की, सर्वर साइड पे हम की क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ये बनता है। तो ये सर्विसेज जो है ये पेड सर्विसेज है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम जो नॉर्मल अपना सर्वर साइड इंक्रिप्शन होता है AWS का, वो हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद बकेट की, बकेट का भी अगर हमको की करना है, की क्रिएट करना है इंक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए, तो हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन के लिए हम इसको इनेबल रखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ एडवांस सेटिंग भी है, ये हम इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट क्रिएट करते हैं बकेट, न्यू बकेट क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। जैसे हम ये बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, शायद कुछ एरर है। ओके इसमें बकेट जो है इसमें सिर्फ स्मॉल केस नेम चाहिए, इसमें अपर केस नहीं चलता है। DevOps ES3 बकेट विथ सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी शायद ये बकेट क्रिएट हो चुका है, उसको हम नया देते हैं फुल स्टैक DevOps S3। ठीक है, एंड क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। जैसे हम एक क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक बकेट हमारा क्रिएट हो जाएगा और इस बकेट को हम एक्सेस कर पाएंगे। देखो यहाँ पे ये जैसे ही हम S3 बकेट में जाएंगे तो आप इस तरह का डैशबोर्ड आप देख पाओगे। इस डैशबोर्ड में कौन सी चीजें हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बकेट्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां जहां पर जाके हम जहां पे नेविगेट करके जितने भी हमने बकेट्स क्रिएट किए हैं वो सारे बकेट हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने एक ही बकेट क्रिएट किया था यहाँ पे, इसलिए एक बकेट दिख रहा है। बकेट इज नथिंग बट द फोल्डर। ओके, क्लाउड पे हम फोल्डर यहाँ पे बना रहे हैं और उस फोल्डर का एक्सेस हमारे पास है, उस फोल्डर को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई मैनेज नहीं कर सकता। ओके इस बकेट के अंदर जाने के बाद हम इसमें जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स रहेंगे वो सारे फाइल्स फोल्डर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके फोल्डर के अंदर जैसे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, वैसे बकेट क्रिएट करके बकेट के अंदर भी हम अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट फोल्डर। ओके जैसे कि सपोज हम यहाँ पे नेम देते थे जैसे कि इमेजेस। ओके जस्ट मैं नेम दे रहा हूँ इमेजेस, देन ये इमेज वाला फोल्डर जो है ये बन जाएगा। और इसको इंक्रिप्शन करना है, कैसे करना है वो हम यहाँ पे देते हैं, लगा सकते हैं। तो डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वो डिफॉल्ट ऑप्शन हम सिलेक्टेड रख के क्रिएट फोल्डर करते हैं। ओके तो यहाँ पे ये अपना फोल्डर हो गया क्रिएट। अगर हमको फाइल्स क्रिएट करने हैं तो फाइल हम अपलोड कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, फाइल अपलोड कर सकते हैं, जो भी हमारा फाइल रहेगा। अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे ऐड फाइल्स और ऐड फोल्डर। अगर हमारे लोकल मशीन में अगर पूरा फोल्डर है, उस फोल्डर को अगर हमको अपलोड करना है, देन हम यहाँ पे ऐड फोल्डर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करके जो भी हमको फाइल्स अपलोड करने हैं वो फाइल सिलेक्ट करके उस फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास एक जस्ट ए सैंपल कॉन्टेंट वाला जो फाइल है, ये फाइल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको हम ओपन करके अपलोड करेंगे। ओके जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे बता देगा उसका साइज क्या है, उसका टेक्स्ट टाइप क्या है, वो सारी चीजें बता देगा। और यहाँ पे डेस्टिनेशन ये पूछेगा कि कौन से फोल्डर में हम इसको स्टोर कर रहे हैं, या फिर ये S3 बकेट है, ये बकेट वहां पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे परमिशंस है, तो ये जो परमिशन है ये परमिशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर ये फाइल पब्लिकली अगर एक्सेसिबल होना चाहिए, ये अगर हमको चाहिए तो इसमें हम ये ग्रैंड पब्लिक रीड एक्सेस दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ये फाइल को कोई भी एक्सेस कर पाएगा, इसको रीड कर पाएगा, देख पाएगा, बट इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। मॉडिफाई सिर्फ हम ही कर सकते हैं, जो भी बकेट का ओनर रहेगा वही उसको मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। बट जब हम ये ग्रैंड पब्लिक रीड एक्सेस देंगे तो इसमें वो जिसको भी ये यूआरएल का एक्सेस रहेगा, इस बकेट का एक्सेस रहेगा, वो बंदा इसको डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है इसमें कौन सी चीजें हैं। ओके ये पब्लिक एक्सेस देने के लिए हम ये चीज पब्लिक एक्सेस दे सकते हैं। ओके तो हम इसको पब्लिक एक्सेस इनेबल करते हैं एंड देन इसको करते हैं हम अपलोड। ओके जो भी साइज रहेगा उसके बेसिस पे इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा और ये अपलोड हो जाएगा। वंस इट इज अपलोड, आप इस फोल्डर में देखो, ये जो फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर ये फाइल अपलोड हुआ है, हम ये देख सकते हैं।
ओके, इसको हम अभी क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यू कैन जस्ट चेक, जो हमने यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पे हमने एक CSV फाइल क्रिएट किया, ठीक है। तो जैसे हम इस CSV फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली फाइल हमको नहीं मिलेगी, ओके। तो उस फाइल के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम देख पाएंगे, ओके। इस फाइल का एग्जैक्टली पाथ क्या है, इसका एक छोटा सा रिसोर्स नेम बन जाता है AWS में। तो एग्जैक्टली ये रिसोर्स नेम ARN के हिसाब से अमेजोन रिसोर्स नेम ये बन जाता है। इसका यूज करके हम इंटरनली अगर कभी हमको कोई रिसोर्स एक्सेस करना है इंटरनली, तो ये ARN हम यूज कर सकते हैं किसी और सर्विस के साथ, ओके। इसका एग्जांपल जब जरूरत पड़ेगी हम उस टाइम पे देखेंगे। ये S3 URI, S3 का अगर हम कोई SDK यूज कर रहे हैं और इंटरनल अगर हमारा S3 बकेट है और S3 बकेट के थ्रू सॉरी, या फिर EC2 इंस्टेंस है और इस EC2 इंस्टेंस के थ्रू अगर हमको ये बकेट एक्सेस करना है तो उस टाइम पे ये S3 URI भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर ब्राउजर से हमको एक्सेस करना है ये फाइल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट URL आता है, ये ऑब्जेक्ट URL यूज करके हम इसको ब्राउजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है हमारा फाइल कहाँ पे कैसे स्टोर हुआ है, इस तरह से। तो इसमें जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट किया था वाइल क्रिएशन ऑफ द बकेट, तो उस बकेट के प्रॉपर्टीज आते हैं और उसके साथ साथ जो भी हमने फाइल अपलोड किया है, अपलोड करते टाइम हमने जो परमिशंस वगैरह दिए हैं वो सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कुछ हमको चेंजेस चाहिए तो हम चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट URL जो है इसको हम कॉपी करके जब हम ब्राउजर में इस URL को पेस्ट करेंगे, देन ये जो भी फाइल रहेगा ये फाइल हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे। देखो ये सैंपल कॉन्टेक्ट वो ऑलरेडी था, इसीलिए ये और एक नाम से इसको डाउनलोड हो चुका है, ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो इसको हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये हमको पब्लिकली एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना है तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए परमिशंस टैब में हमको जाना है एंड देन यहाँ पे ये जो हमने एवरीवन पब्लिक एक्सेस जो हमने इनेबल किया था, रीड वाला जो एक्सेस दिया था, इसको हमको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद क्या होगा, ये किसी और को एक्सेस नहीं रहेगा, ये फाइल सिर्फ हम इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं। जिसको इसका एक्सेस है वही इसको देख पाएगा, ओके। यहाँ से हम इसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, बट दूसरा यूजर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको करते हैं एडिट। एडिट करने के बाद यहाँ पे ओनर ऑब्जेक्ट ओनर मींस जो जिसने ये बकेट बनाया है उसको रीड राइट सबका एक्सेस रहेगा, ओके। बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस होता है और होना भी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज द पब्लिक एक्सेस। पब्लिक एक्सेस में ये जब हम ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद क्या होगा कि ये कोई भी जो है पब्लिक से इंटरनेट से इस URL को थ्रू उस फोल्डर को या फिर फाइल को एक्सेस कर सकता है, उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। ये एक्सेस अगर हम इसमें से अनचेक करेंगे तो वो एक्सेस निकल जाएगा और इस फाइल को पब्लिक से मींस कहीं से भी हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप, तो AWS में हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं और स्पेसिफिक यूजर को अगर इसका एक्सेस देना है तो उस यूजर को भी हम एक्सेस दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमको इसको सिलेक्ट करना है, रीड एक्सेस चाहिए या फिर राइट एक्सेस चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ऑथेंटिकेट करेगा AWS के थ्रू, जो लॉगिन करेगा, लॉगिन करके अगर इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहे तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। अदर यूजर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद या इसमें एक्सेस फॉर अदर AWS अकाउंट। सपोज हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल अकाउंट्स है। सपोज एक अकाउंट जो है डेवऑप्स टीम उसको डेवलप कर रही है, मैनेज कर रही है, और दूसरा जो अकाउंट है वो डेवलपमेंट टीम उसको मैनेज कर रही है। ऐसे दो अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट को एक्सेस होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो सपोज ये जो भी S3 बकेट है, ये S3 बकेट सपोज डेवऑप्स इंजीनियर ने बनाया है और इसको इस इस S3 बकेट का एक्सेस डेवलपमेंट टीम को अगर हमको देना है तो डेवलपमेंट टीम के जो टीम का जो भी अकाउंट रहेगा उस अकाउंट का ID हम यहाँ पे दे सकते हैं और उनको भी हम परमिशन दे सकते हैं, रीड राइट और कौन सा परमिशन चाहिए वो परमिशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हम ये उस अकाउंट को परमिशन देंगे तो ये बकेट जो है, ये बकेट हमारे अकाउंट में भी दिखेगा और दूसरे के अकाउंट में भी दिखेगा, ओके। इस तरह से हम दूसरे अकाउंट को भी परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफाइज ऑब्जेक्ट, ये जो भी हम परमिशन चेंज करेंगे तो ये परमिशन कौन से फाइल पे अप्लाई होगा, यहाँ पे वो सैंपल यहाँ पे डेटा दिखता है। अभी हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो सेम URL था, ये URL फिर से हम एक कहाँ पे कॉपी करके हम ब्राउजर में इसको फिर से पेस्ट करके
देखते हैं क्या होगा। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे एरर आ जाएगा, एक्सेस डिनाइड का एरर आ जाएगा, बिकॉज पहले तो वो चेक करता है कि ये जो भी फाइल है ये फाइल पब्लिकली एक्सेसिबल है कि नहीं है। अगर पब्लिकली एक्सेसिबल है तो AWS उसको हमको सर्व कर देगा, AWS के हम उसको डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। बट वो अगर पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है तो वो फिर से चेक करेगा कि लॉग्ड इन यूजर जो है वो यूजर लॉगिन चाहिए क्या। अगर लॉगिन चाहिए तो लॉगिन पूछेगा और उसके थ्रू वो आ जाएगा, अदरवाइज ये कंप्लीटली यहाँ पे एक्सेस डिनाइड का एरर हमको आ जाएगा, बिकॉज हमने इसको पब्लिकली रिस्टेट कर दिया, इसलिए ये एक्सेसिबल यहाँ से नहीं रहेगा, ब्राउजर के थ्रू ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा। बट ये फाइल जो है, ये फाइल हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ओनर ने लॉगिन किया है इस मशीन में और उस ओनर ने इस बकेट को एक्सेस किया है, तो वो डाउनलोड कर सकता है। अभी मैं इस S3 बकेट का ओनर हूं, तो इसलिए मैं डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। बट डाउनलोड करने के लिए हमको बार बार इस S3 बकेट के डैशबोर्ड में आना होगा और AWS के कंसोल में लॉगिन करना होगा। अगर AWS के कंसोल में लॉगिन नहीं किया है, देन वी कैन नॉट एक्सेस these files and folder। ओके, पब्लिकली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ये जो परमिशन है, ये परमिशन इस तरह से काम करता है। अभी हम ये वर्जन वाला ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें वर्जन जो है, वर्जन डिसेबल करके रखा हुआ है। हमने जब ये S3 बकेट क्रिएट किया था, दैट टाइम हमने ये वर्जन इनेबल नहीं किया था। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, बकेट वर्जनिंग हम इनेबल करते हैं। बकेट वर्जनिंग जैसे ही हम इनेबल करेंगे तो क्या होता है कि जो भी फाइल हम अपलोड करते हैं तो उस फाइल का एक नया वर्जन बन जाता है। ओके, अभी इस S3 बकेट में जाएंगे, S3 बकेट में जाने के बाद सेम जो फाइल है, सेम फाइल हम फिर से दोबारा क्रिएट करेंगे, तो क्या होता है देखते हैं। ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, देन जो सैंपल कॉन्टेक्ट वाला जो ये था, इसी फाइल को हम फिर से दोबारा अपलोड करते हैं। ओके, इसमें परमिशन जो है, परमिशन हम चेंज करते हैं और पब्लिक एक्सेस दे देते हैं, देन अपलोड। ओके, सेम नाम से फाइल और एक बन चुकी है। ओके, अभी इसके लिए हम इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वर्जन्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी यहाँ पे दो वर्जन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, देखो ये थोड़ी देर पहले हमने ये वर्जन ये जो पुराना जो फाइल था उसका एक वर्जन यहाँ पे बन चुका है, और जो अभी नया है, ओके, नया फाइल जो अपलोड हुआ है, इसका एक करंट वर्जन में असाइन हो चुका है। तो अगर हमको पुराना, कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई चेंजेस किया, इस फाइल में चेंजेस किया, चेंजेस करके हमने फाइल अपलोड किया और गलती से कुछ डेटा, हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा मिस हुआ था, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्जन। तो ये जो ओल्ड वर्जन रहेगा, पुराना वर्जन जो रहेगा, इसको डाउनलोड करके हम उस वर्जन को रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली इस वर्जन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन डाउनलोड करते हैं, तो जो भी वर्जन रहेगा, पुराना वर्जन जो रहेगा, वो वर्जन हमारा डाउनलोड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये वर्जन आईडी यहाँ पे नल आ रहा है, वर्जन आईडी भी यहाँ पे सेट हो जाते हैं। ओके, इसमें प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये जो वर्जनिंग है, ये वर्जनिंग को हम एडिट कर सकते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इसमें ओके इनेबल तो है वर्जन। ओके, तो ये अपने आप जो वर्जन का नंबर है, वर्जन का नंबर अपने आप वहां पे क्रिएट हो जाता है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने जो फाइल अपलोड किया था उस टाइम पे ये अपना वर्जनिंग जो है डिसेबल करके रखा था, इसलिए उसका ऑप्शन नल आ रहा है। फिर से एक बार हम दोबारा इसी फाइल को अपलोड करके देखते हैं क्या होगा। अभी सैंपल कॉन्टेक्ट्स, देन हम इसको करते हैं अपलोड। यहाँ पे परमिशन हमको सेट करना होगा पब्लिक एक्सेस के लिए। देन हम क्लिक करते हैं अपलोड के ऊपर। ओके, जैसे हम अपलोड करेंगे, देन यहाँ पे ये फाइल अपलोड हुआ है। अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम वर्जनिंग टैब के अंदर जाके देखते हैं क्या दिखेगा। अभी देखो वर्जन्स के ऊपर अभी 3 वर्जन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। देखो ये फर्स्ट जो हमने बिना वर्जन का जो अपलोड किया था वो नल के हिसाब से दिख रहा है, और जो लास्ट टाइम हमने अपलोड किया था उसका एक यहाँ पे ये वर्जन नंबर बन गया, वर्जन आईडी बन गया, और ये वर्जन इसका क्रिएट हो चुका है। और अभी जो हमने फाइल अपलोड किया है उसका ये वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है।
ये जो है करंट वर्जन, जो भी हम लास्ट में जो अप्लाई करते हैं वो डिफॉल्ट वर्जन बन जाता है बाय डिफॉल्ट। और अगर हमको पुराना फाइल हमको रिस्टोर करना है, ओके, ये फाइल भी हमको रखना है और पुराना फाइल हमको अगर रिस्टोर करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको उस वर्जन के ऊपर क्लिक करना होगा और एक्शन में जाके ऑब्जेक्ट एक्सेस, और ऑब्जेक्ट एक्शन के अंदर, ओके सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, डाउनलोड शेयर। हाँ, तो इस वर्जन के ऊपर हमको क्लिक करना होगा, इस वर्जन के अंदर जाना होगा एंड देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्शंस है। उस वर्जन को हम रिस्टोर भी कर सकते हैं, यहाँ यहीं पे कहीं पे ऑप्शन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, बट इसको हम डाउनलोड करके फिर से दोबारा हम अपलोड कर सकते हैं। ओके, कुछ जो भी चेंजेस हमको चाहिए चेंजेस करके हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसका जो वर्जन है ये फिर से हम इसको रिस्टोर करके अपलोड कर सकते हैं। इसीलिए रिकवरी के लिए बेसिकली ये वर्जन जो है वर्जन हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना नॉर्मल S3 बकेट, और इस S3 बकेट में जो भी कुछ फाइल्स फोल्डर रहेंगे ये हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी सपोज इमेजेस फोल्डर के अंदर हम कुछ फाइल्स अपलोड करेंगे। ओके, ये हम इमेज अपलोड करते हैं, इसमें परमिशंस पब्लिक इनेबल करते हैं इसको और अपलोड करते हैं। ओके, तो ये इमेज इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो चुका है और इस इमेज का जो पाथ है ये पाथ हमको मिल जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा S3 बकेट होता है उस S3 बकेट का एक लोकेशन होता है, उस लोकेशन के थ्रू भी हम इसके अंदर जो भी फोल्डर्स वगैरह रहेंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर इस S3 बकेट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करो। जैसे हम इस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे तब हमको इसके सारे प्रॉपर्टीज हमको मिल जाएंगे कि ये कब क्रिएट किया था, इसका ARN नंबर क्या है, इसके अंदर जो भी कुछ हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट करके रखा है वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख पाएंगे। जो भी अपना S3 बकेट होता है उसका एक URL होता है। ओके, ये URL जो है ये URL हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये हमने कॉपी किया और ये URL देखो, ये अपना बेस यूआरएल होता है। जो भी हम S3 बकेट बनाएंगे तो उस बकेट का एक डिफॉल्ट यूआरएल यहाँ पे बन जाता है। देखो, ये दिस इज द डिफॉल्ट यूआरएल, इसमें फुल स्टैक डेवऑप्स, ओके, और S3 ये जो हमने नाम दिया था व्हाइल क्रिएशन ऑफ द S3 बकेट, जो हमने दिया था वो नाम यहाँ पे आ जाता है। ओके, HTTP मीन्स ये कॉमन हो जाता है, सब जगह पे ये कॉमन रहेगा। ये हमने जो बकेट का नाम दिया है वो बकेट का नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद डॉट S3 बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद डॉट जो हमने रीजन सिलेक्ट किया था वो रीजन यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद डॉट ये amazon.aws.com ये डोमेन रहेगा। तो ये जो है ये कॉमन रहता है सभी सभी S3 बकेट में। आपको ये इतना जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन आपको कॉमन दिखेगा। उसके बाद ये जो अपना बकेट का जो नाम है, दैट बकेट नेम इज हियर, फर्स्ट बकेट नाम रहेगा। उसके बाद ये जो S3 वाला जो पाथ है ये पाथ कॉमन रहेगा सभी बकेट के लिए। जितने भी हम बकेट क्रिएट करेंगे उस बकेट में ये
ये जो पोर्शन है, लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कॉमन रहेगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये अगर पब्लिकली एक्सेसिबल है तो ये पूरा फोल्डर का हमको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। इस फोल्डर में जो भी फाइल्स फोल्डर्स है, जो भी कुछ है, हम यहाँ पे इसको देख पाएंगे। अगर एक्सेस नहीं है तो हम जिस फाइल का हमको एक्सेस है या फिर जिस लोकेशन का हमको एक्सेस है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर फोल्डर है, जैसे कि इमेजेस का फोल्डर हमने क्रिएट किया है, तो इमेजेस हम देख सकते हैं। तो इमेजेस का जो भी लिस्टिंग है, लिस्टिंग का एक्सेस नहीं है, इसलिए इमेजेस हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। हाँ, बट इमेजेस के अंदर जो एग्जैक्टली फाइल है, उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये इमेज डाला, इस फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो जो भी फाइल है, वो फाइल एक तो ब्राउजर उसको रेंडर करेगा या तो फिर वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया अपना बेसिक, जो भी S3 बकेट कैसे बनाना है, S3 बकेट का यूज क्या है, और S3 बकेट में हम फाइल्स और फोल्डर्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, और उसका परमिशन भी हम कैसे सेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि S3 बकेट को यूज करके हम वेबसाइट होस्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, वेबसाइट होस्ट करने के लिए हम एक नॉर्मल एक वेबसाइट का ऑलरेडी हमारे पास कोई कोड है, HTML का कोड हम डाउनलोड करेंगे। HTML वेबसाइट टेम्पलेट फ्री डाउनलोड, ऐसा कीवर्ड डालो गूगल पे, आपको मींस काफी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। कोई भी एक वेबसाइट का HTML का फोल्डर जो है, वो फोल्डर हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो फ्री CSS डाउनलोड टेम्पलेट, उसमें से कोई भी एक फोल्डर, एक टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगे, वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी ये हम एक साइट डाउनलोड करते हैं। तो ये हमको ऐसा फोल्डर मिल जाएगा। तो ये इस फोल्डर में क्या होगा, पूरा हमारा जो भी वेबसाइट है, वे वेबसाइट का पूरा कोड इसमें रहेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और जो भी कुछ है। ओके, स्टैटिक साइट है तो इसलिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट इतना ही रहेगा। अगर डायनेमिक साइट रहेगा तो डायनेमिक साइट, डायनेमिक एप्लीकेशन हम इस S3 बकेट में होस्ट नहीं कर सकते। इस S3 बकेट में सिर्फ हम नॉर्मल HTML का जो साइट रहेगा, वही साइट हम इसमें होस्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें बाय डिफॉल्ट index.html होता है, उसमें बाकी JS और बाकी जो भी सपोर्टिंग जो भी फाइल्स रहेंगे, वो फाइल्स यहाँ पे होते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट इसमें index.html होता है। इसको हम ओपन करके देखते हैं तो ये वेबसाइट इस तरह से दिखेगा हमारा। ठीक है, ये इस तरह से वेबसाइट हमारा लोड हो जाएगा। तो ये नॉर्मल अपना वेबसाइट है। तो अभी हम इस वेबसाइट को S3 बकेट में होस्ट करेंगे और S3 बकेट के थ्रू हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, वो हम देखेंगे। एक नया बकेट हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट के लिए, क्रिएट बकेट। यहाँ पे हम बोलते हैं वेबसाइट। उसके बाद ओनरशिप जो है वो डिफॉल्ट ही रखते हैं, और इसमें ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको हम इनेबल करते हैं। उसके बाद बकेट वर्जनिंग नहीं चाहिए हमको, उसको डिसेबल ही रखते हैं। ये डिफॉल्ट सेटिंग रखते हैं। देन एडवांस सेटिंग, इनेबल लॉक की इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिसेबल ही रखते हैं। देन क्रिएट बकेट। ओके, वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए नहीं आ रहा है। डेवऑप्स वेबसाइट, ऐसा करते हैं। दिस बकेट नेम शुड बी यूनिक, क्योंकि ये बकेट जो है वो उस रीजन में यूनिक होना चाहिए, जो रीजन हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा AP साउथ 1 ये रीजन है, तो इस रीजन में ये बकेट यूनिक होना चाहिए। अगर ये बकेट किसी और ने क्रिएट किया है तो उस नाम का हम और एक बकेट नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, तो ये अपना डेवऑप्स वेबसाइट हो गया। इस डेवऑप्स वेबसाइट के ऊपर हमको क्लिक करना है, ये ओपन करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज में हमको जाना है। ओके, क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में देयर इज अ ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमको इनेबल करना है। बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन डिसेबल होता है, ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हमको इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के लिए जस्ट क्लिक करो एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आता है। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, ये और कुछ ऑप्शंस हमको पूछेगा कि कौन सा हमको चाहिए। तो इसमें होस्टिंग टाइप अलग अलग है। उसमें होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट
उसके बाद रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन है। इसमें क्या है कि स्टैटिक वेबसाइट जब हम करेंगे तो इसमें ये जो बकेट रहेगा, इस बकेट में जो भी हम फाइल्स फोल्डर डालेंगे तो ये एज अ स्टैटिक वेबसाइट के जैसा सर्व करेगा। ओके, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगी, वो रिडायरेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। तो अभी हमको वेबसाइट होस्ट करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे होस्टिंग का टाइप जो है स्टैटिक वेबसाइट हम रखते हैं। और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट इंडेक्स, जो भी अपना होम पेज रहेगा या फिर फर्स्ट पेज जो रहेगा वो कौन सा है, वो कौन सा होना चाहिए, ये यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है। बाय डिफॉल्ट index.html होता है, और अगर हमारा दूसरा कोई होम पेज रहेगा, ओके, उसका अगर फाइल का नाम रहेगा, दैट फाइल नेम वी कैन पुट हियर। तो यहाँ पे हम index.html, देखो हम उसको फिर से हम देख सकते हैं, हमारा जो भी वेबसाइट रहेगा उस वेबसाइट में index.html है या फिर होम है या फिर जो भी हमारा फर्स्ट पेज रहेगा। ओके, जैसे कोई वेबसाइट को हम हिट करते हैं तो कौन सा फर्स्ट पेज ओपन होना चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट index.html होता है मोस्टली। अगर वो चेंज है तो वो चेंज भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये index.html है, तो यहाँ पे हम रखते हैं index.html। ओके, उसके बाद एरर डॉक्यूमेंट। एरर डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में कोई एरर डॉक्यूमेंट भी होता है, ओके, error.html होगा या फिर 404 होगा या फिर कोई भी एरर का डॉक्यूमेंट का एक HTML पेज वहां पे होता है, तो ये HTML का पेज भी हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट AWS का जो भी एरर मैसेज रहेगा वो एरर मैसेज यहाँ पे आ जाता है। ओके, यहाँ पे हम ये 404 HTML लिख देते हैं। उसके बाद रिडायरेक्शन का कोई रूल हमको नहीं चाहिए, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस। जैसे हम इसको सेव चेंजेस करेंगे तो हमारा जो S3 बकेट है, S3 बकेट बन जाएगा, S3 बकेट बन जाएगा वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इसको इनेबल हो गया तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट, यहाँ पे एक हमको एंड पॉइंट मिल जाएगा। ओके, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा, बट अभी हमारा बकेट जो है एम्प्टी है, उस बकेट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे ये फॉरबिडन के एक डिफॉल्ट एरर मैसेज हमको आ जाएगा, बिकॉज एक्सेस डिनाइड। तो इसमें हमको फाइल्स फोल्डर अपलोड करने होंगे। ओके, तो अभी हम इसमें जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, जो भी हमारा फोल्डर है वो फोल्डर पूरा का पूरा हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, और जो हमने अभी डाउनलोड किया था फोल्डर, इस फोल्डर में जो भी कुछ है वो सब हम अपलोड कर देंगे। ओके, इस सारे फाइल्स फोल्डर को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ओके, ये फाइल्स अपलोड हो चुके हैं, अभी फोल्डर हमको ऐड करना है, तो इसमें जो भी फोल्डर्स है वो फोल्डर भी हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, शायद 1 बाय 1 ये फोल्डर सिलेक्ट करना होगा। जेएस का फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, इसको अपलोड करना है, देन ये जेएस का फोल्डर, जेएस के फोल्डर में वो सारे फाइल्स अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो फोल्डर है, जितने भी फोल्डर्स है वो सारे फोल्डर्स हम 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये मेल का फोल्डर है, मेल का फोल्डर भी हम अपलोड करेंगे, अपलोड। उसके बाद ऐड फोल्डर, जो IMG फोल्डर है इसको भी हम अपलोड करेंगे, ऐड फोल्डर। जब भी हमको स्टैटिक साइट होस्ट करनी है तो उसमें जितने भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे वो सारे के सारे फाइल्स फोल्डर्स हमारे S3 बकेट में अपलोड होना जरूरी है। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ये तो हमने पूरा अपलोड कर दिया, ओके, CSS का फोल्डर अपलोड हो गया, उसके बाद JS का फोल्डर, सारे फोल्डर्स अपलोड हो गए। अभी हमको इसको परमिशन भी देने होंगे। ओके, तो परमिशंस में जाएंगे, परमिशन की जाने के बाद ये जो है कि ये इसका परमिशन भी हमको देना होगा। दिस बकेट हैज बकेट एनफोर्स। ओके, तो ये इसका परमिशन पहले हमको चेंज करना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, पहले इसको अपलोड करते हैं, देन हम इसको परमिशंस मैन्युअली कैसे चेंज करने हैं वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक वाला एक्सेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, जस्ट इसको हम करते हैं अपलोड।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना भी हमारे पास फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे उसके बेसिस पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, ये सारा अपलोड हो चुका है। अभी हम इसको देखते हैं कि जो हमने ये वेबसाइट का जो यूआरएल मिला था, इसको हिट करके देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे फिर से भी एक्सेस डिनाइड का एरर हमको आ रहा है। अभी ये एक्सेस डिनाइड का एरर कैसे निकल जाएगा? तो ये एरर निकलने के लिए हमको जाना होगा परमिशंस में। ओके, तो यहाँ पे जो था ये जो पब्लिक वाला है, ये पब्लिक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस जो है ये हमको इनेबल करना होगा। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट ओनरशिप है, ये ऑब्जेक्ट ओनरशिप हमको चेंज करनी होगी। तो ये ऑब्जेक्ट ओनरशिप हम एडिट करते हैं, एडिट करके इसको हम एसीएल इनेबल करते हैं। ओके, तभी तो जाके हम इसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम इसको एसीएल इनेबल करते हैं एंड देन सेव चेंजेस। उसके बाद ब्लॉक पब्लिक एक्सेस में जाके हम इसको, ये तो इनेबल कर दिया है, ये कंप्लीटली फाइन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसमें ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक हमको इनेबल करना होगा, तभी जाके जितने भी हमारे फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे एक्सेसिबल रहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो परमिशंस में हमको जाना है, दो चीजें करनी है। फर्स्ट जो है, इसका जो भी ओनर है वो ओनर हमको चेंज चेंज करना है। ये जो ऑब्जेक्ट ओनरशिप है ये हमको चेंज करनी है, एसीएल इनेबल करना है। जैसे ही एसीएल इनेबल होगा तो ये एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल यहाँ पे दिख जाएगा, और इस एसीएल में ये एवरीवन पब्लिक एक्सेस को हमको इनेबल करना है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिसेबल है, बकेट एसीएल ये भी डिसेबल है, यहाँ पे ये हम एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं कर सकते। ये एक्सेसिबल होना जरूरी है। जितने भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे ये सबके सब एक्सेसिबल होने चाहिए, तभी हमारा वेबसाइट जो है दिख जाएगा, अदरवाइज वो वेबसाइट नहीं दिखेगा। तो इसको हम एडिट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये जो एवरीवन है, एवरीवन को लिस्ट और इसमें रीड, ये दोनों का परमिशन हमको यहाँ पे देना है। ये दोनों का परमिशन हम देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको एक्नॉलेज करना होगा, इसके लिए हम ये चेक बॉक्स चेक करते हैं और क्लिक ऑन द सेव चेंजेस। तो ये एसीएल चेंज हुआ, शायद अभी ये यहाँ पे इनेबल होना चाहिए। ओके, फिर से ये एक्सेस डिनाई का ही एरर आ रहा है। ओके, ये एक्सेस हो गया पब्लिक, बट अभी जो भी हमारे फाइल्स है उस फाइल का जो परमिशन है वो परमिशन कंप्लीटली, ओके, इसका जो परमिशन है ये परमिशन पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। ओके, सभी फाइल का जो परमिशन है ये परमिशन भी हमको पब्लिक करना होगा। ओके, तो अभी ये बल्क में होता है कि नहीं चेक करेंगे, अगर नहीं होता है देन मैन्युअली करना होगा। ओके, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें एक साथ ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते, ये इसका परमिशन हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर से हम ये सारी चीजें फिर से अपलोड करेंगे, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका ब्राउजर रहेगा, ओके, एक्सप्लोरर, उसको थोड़ा सा छोटा कर लो।
और ये फाइल्स फोल्डर जो भी है ये सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार। उसके बाद इसको यहाँ पे ये जो ड्रॉप का ऑप्शन आएगा इसमें हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे फाइल्स फोल्डर्स अपलोड हो जाएंगे। जब भी अपलोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे जो परमिशन वाला ऑप्शन है ये परमिशन हमको यहाँ पे सेट करना है और ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस इनेबल करना है और इसको अपलोड करते हैं। अगर उस फाइल को अगर पब्लिक एक्सेस नहीं रहेगा तो वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको सिर्फ हम डैशबोर्ड के थ्रू ही, बकेट के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाएंगे। बट यह वेबसाइट है तो वेबसाइट सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, सबके लिए एक्सेस होना चाहिए। इसीलिए उस बकेट का भी पब्लिक एक्सेस हम इनेबल करते हैं और उसके साथ साथ जो भी फाइल्स फोल्डर अपलोड करेंगे उस फाइल का भी एक्सेस जो है वो पब्लिक एक्सेस हम इनेबल करते हैं। ओके, देखो जैसे हमने वो फाइल का एक्सेस हमने इनेबल कर दिया तो अपना वेबसाइट जो है वेबसाइट रन होना शुरू हो गया। कुछ फाइल्स अभी अपलोड होना बाकी है, जैसे ही सारे हो जाएंगे तो ये अपना वेबसाइट जो है खुल जाएगा अच्छे से। ओके, देखिए इस तरह से हमारा जो वेबसाइट है वेबसाइट हम यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। अब ये जो डोमेन है ये डोमेन हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये कस्टमाइज कैसे करते हैं वो आने वाले कुछ सेशन में हम देखेंगे। राउट 53 का एक सर्विस है, वो सर्विस यूज करके हम ये डोमेन हमारा खुद का जो डोमेन है वो परचेस करके उसमें भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था हमारा S3 बकेट। S3 बकेट का यूज हम इस अलग अलग रीजन के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट, जो भी हमको स्टैटिक वेबसाइट अगर हमको होस्ट करनी है तो उसके लिए भी S3 बकेट यूज कर सकते हैं और नॉर्मल हमको फाइल्स अगर होस्ट करके रखने हैं तो उसके लिए भी हम ये S3 बकेट यूज कर सकते हैं। हमने दो बकेट क्रिएट किए, एक बकेट में हमने नॉर्मल हमारे फाइल्स फोल्डर अपलोड कर दिए और दूसरा जो है वेबसाइट के लिए हमने एक बकेट क्रिएट किया और उसमें हमने वेबसाइट इनेबल किया। वेबसाइट इनेबल करने के लिए प्रॉपर्टीज में हमको जाना है। प्रॉपर्टीज में जाके सबसे लास्ट में देयर इज अ ऑप्शन स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, इसको हमको एडिट करना है, एडिट करके इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये स्टैटिक वेबसाइट इनेबल हो जाता है और इसका जो बकेट का जो पाथ है एंड पॉइंट, वेबसाइट का जो एंड पॉइंट रहेगा ये हमको मिल जाता है। इस एंड पॉइंट को एक्सेस करके हमारा पूरा वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल रहेगा। ये था अपना S3 बकेट। अभी हम और एक सर्विस देखेंगे AWS का, दैट इज RDS। RDS ये होस्टेड सर्विस है जहां पे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेज्ड सर्विस है। RDS मींस दिस इज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। जो भी जितने भी रिलेशनल डेटाबेस है वो डेटाबेस का सर्विस हम यहाँ पे क्रिएट करके डेटाबेस को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम जो भी SQL के रिलेटेड जो भी डेटाबेस रहेंगे वो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ये डेटाबेस के लिए हमको सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के जैसा हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, डेटाबेस का जो भी एप्लीकेशन है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। उसमें डेटा डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें हम इस सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए डेटाबेस का जो भी सर्वर रहेगा जैसे कि MySQL हुआ या फिर PostgreSQL हुआ, SQL सर्वर हुआ, तो ये जो है ये हमको मैन्युअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट AWS के थ्रू हमको रेडीमेड सारी चीजें मींस कॉन्फ़िगर करके आएगी। हमको सिर्फ ये जो भी डेटाबेस का जो कोर ऑपरेशन रहेगा, डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर जो भी हमको एक्टिविटीज करनी है वो एक्टिविटीज हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट हमको क्लिक करना है क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ये हमको दो चीजें पूछेगा, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। इजी क्रिएट में कुछ रेडीमेड ऑप्शंस हमको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली हम कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करेंगे, ये रेडीमेड कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा जिससे डेटाबेस हमारा डायरेक्टली बन जाएगा। और स्टैंडर्ड एक्सेस में हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम खुद से हमको करना होगा। ओके, इसमें इसका इंजन सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशंस हमको ऐड करने होंगे।
तो अभी हम यहाँ पे 2 भी ऑप्शंस हम देखेंगे। फर्स्ट जो है इंजन ऑप्शन, इंजन मीन्स कौन सा डेटाबेस सर्वर हमको चाहिए, ओके, वो डेटाबेस सर्वर हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसमें अगर MySQL चाहिए तो MySQL सिलेक्ट कर सकते हैं, MariaDB सिलेक्ट कर सकते हैं, Postgres SQL सिलेक्ट कर सकते हैं, Oracle सिलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर IBM का DB2 सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड डेटाबेसेस सर्वर अवेलेबल है, ये डेटाबेस सर्वर हम ले सकते हैं। तो इसमें सपोज हमको MySQL चाहिए तो हम यहाँ पे MySQL सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें MySQL ये कुछ AWS का MySQL का कंपेटेबल वर्जन है, ये भी हम ले सकते हैं। MariaDB ये भी MySQL की जैसा एक डेटाबेस है, Oracle है, PostgreSQL है, ये सारे डेटाबेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे MySQL। देन यहाँ पे कौन सा एडिशन चाहिए वो सर्वर एडिशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज माइक्रोसॉफ्ट हमने लिया तो माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा वर्जन हमको चाहिए वो वर्जन हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग एडिशन और वर्जन यहाँ पे होते हैं, वो वर्जन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट करते हैं MySQL का यहाँ पे जो भी एडिशन है ये कम्युनिटी एडिशन हमको मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद इसका इंजन जो है कौन सा वर्जन हमको इंस्टॉल करना है वो वर्जन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी स्टेबल वर्जन है वो स्टेबल वर्जन यहाँ पे हमको दिख जाएंगे। उसमें से जो लेटेस्ट रहेगा वो लेटेस्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट हमको सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट का मतलब ये है कि जो भी कुछ MySQL के लिए कॉन्फ़िगरेशन लगता है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन इस टेम्पलेट में कॉन्फ़िगर किया जाता है। जैसे हमने EC2 का टेम्पलेट देखा था, वैसे ही ये RDS इंस्टेंस क्रिएट होने के लिए जो टेम्पलेट लगता है, जो कॉन्फ़िगरेशन लगता है, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। वो टेम्पलेट हम चूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन में हाई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होता है। डेवलपमेंट में डेवलपमेंट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और फ्री टायर जो कि हम इसको चूज़ कर सकते हैं। फ्री टायर में जो भी फ्री का इंस्टेंस रहेगा, फ्री का कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहेगा, तो ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हमारा प्रोडक्शन भी नहीं करना है हमको, डेव भी नहीं करना है, तो हमको फ्री चेक करना है ये कैसे काम करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्री टायर जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री टायर में यहाँ पे अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ये जो है ये ऑप्शंस हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्शन अगर करेंगे तो ये स्केलेबिलिटी पे भी हम इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए हम ये प्रोडक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। डेव इंस्टेंस में हमारे पास ऑप्शन रहेगा कौन सा चूज करना है, बट फ्री टायर में बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टेंस मिल जाता है और वो इंस्टेंस हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये डेटाबेस रिलेटेड सेटिंग्स हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने होंगे। डेटाबेस मीन्स जो डेटाबेस हमको क्रिएट करना है उस डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए, उसके बाद उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें डेटाबेस के रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे सेटिंग में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें DB आइडेंटिफायर, तो डेटाबेस का नाम जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम इसको बोलेंगे फुल स्टैक डेवऑप्स। ओके, फुल स्टैक डेवऑप्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड देन क्रेडेंशियल, इसमें जो मास्टर यूजर नेम रहेगा वो मास्टर यूजर नेम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एडमिन यहाँ पे होता है, एडमिन भी रख सकते हैं। उसके बाद मास्टर का पासवर्ड मीन्स जब भी हम फर्स्ट टाइम इस डेटाबेस को लॉगिन करेंगे तो उसका जो सुपर एडमिन के जैसा जो लॉगिन होता है, ओके, वो लॉगिन दैट इज द मास्टर यूजर नेम और मास्टर पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। मैं सेम पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे। ये पासवर्ड हमको सेट करना होगा और ये पासवर्ड हमको याद रखना होगा, बिकॉज ये पासवर्ड हम दोबारा इसको रिट्राइव नहीं कर सकते। Whatever. ओके, इसमें आपको ये पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसमें वो पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं। इसमें @ या फिर स्पेशल कैरेक्टर नहीं ऐड कर सकते। अगर स्पेशल कैरेक्टर ऐड करेंगे तो ये पासवर्ड सेट नहीं होगा।
या तो फिर यहाँ पे ऑटो जनरेट का भी ऑप्शन है, ऑटो जनरेट भी पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो ये पासवर्ड जनरेट होके हमको मिलेगा, वो पासवर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट कर दिया है अभी। उसके बाद इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें डीबी इंस्टेंस का क्लास कौन सा चाहिए वो हम ले सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि हमने देखा EC2 में इंस्टेंस जो होता है, EC2 का इंस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं, वैसे ये डीबी इंस्टेंस का भी एक क्लास है। डीबी इंस्टेंस का भी टाइप हमको सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो इसमें जो फ्री टायर वाला जो एलिजिबल है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो वो हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि T2 माइक्रो जो हमारा था EC2 इंस्टेंस में, वैसे यहाँ पे भी ये डेटाबेस के लिए भी एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है बैकग्राउंड में। तो इसके लिए कौन सा इंस्टेंस हमको चूज करना है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर हमने फ्री टायर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसलिए जो फ्री में अवेलेबल है वही यहाँ पे इनेबल है, बाकी जो है डिसेबल यहाँ पे करके रखे हुए हैं। तो जो हमको चाहिए वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज, कितना जीबी स्टोरेज चाहिए वो स्टोरेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज का जो भी मेमोरी रहेगा कितना चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 20 जीबी है, जितना हमको स्टोरेज चाहिए उतना हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 20 जीबी है तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ओके, इसके बाद कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी कहाँ कैसे होनी चाहिए वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डोंट कनेक्ट टू EC2 कंप्यूट इस, ये जो है ये डेटाबेस हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होना चाहिए क्या, वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, और दूसरा नेटवर्क टाइप कौन सा चाहिए, IP4 चाहिए या फिर IP4 और IPv6 दोनों चाहिए, वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में हमारा EC2 इंस्टेंस है या फिर कौन से VPC में हमको ये डेटाबेस क्रिएट करना है, वो VPC हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने खुद का बनाया हुआ है VPC तो उस VPC के अंदर ये डेटाबेस इंस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसका पब्लिक एक्सेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो हम कॉन्फ़िगरेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। पब्लिक एक्सेस अगर नहीं रखेंगे तो ये जो इंस्टेंस है ये इंस्टेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ AWS के नेटवर्क में एक्सेसिबल रहेगा, हम इसको रिमोटली कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसको हमको रिमोटली एक्सेस करना है, इसीलिए हम इसको पब्लिक एक्सेस इनेबल करते हैं। उसके बाद VPC सिक्योरिटी ग्रुप, अगर एग्जिस्टिंग है तो वो एग्जिस्टिंग सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर हम क्रिएट कर सकते हैं नया। ओके, जो भी फायरवॉल रहेगा वो फायरवॉल का सेटिंग यहाँ पे रहता है सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, वो सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं या तो फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं नया VPC ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको दे देंगे नेम RDS VPC, सॉरी RDS सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये अपने आप सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा और सारे कॉन्फ़िगरेशन जो लगेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन इसमें ऐड हो जाएंगे। ये अवेलेबिलिटी ज़ोन पूछता है। ओके, इसमें जो भी डेटा सेंटर होते हैं, डेटा सेंटर में एग्जैक्टली कौन सा डेटा सेंटर है, वो डेटा सेंटर यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो नो प्रेफरेंस करते हैं तो रैंडमली जहाँ पे मीन्स द बेस्ट ऑप्शन रहेगा वहाँ पे ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन कैसा होना चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लग सकते हैं। मीन्स ये डेटाबेस कौन एक्सेस करना चाहिए, किस तरह से एक्सेस होना चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मीन्स जो हमने ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया उसके बेसिस पे ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड और IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या है, एक तो पासवर्ड से भी हम कर सकते हैं और दूसरा IAM यूजर क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी ये पासवर्ड ये जो ऑथेंटिकेशन है हो सकता है। तो ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रख देते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग अगर चाहिए तो ये इसका हेल्थ कैसे है वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हैं। जैसे मॉनिटरिंग इनेबल करेंगे तो ये चार्जेस इसका लगना शुरू हो जाएगा, इसका भी एडिशनल चार्जेस लगता है। तो ये जो इंस्टेंस था ये फ्री टायर वाला नहीं था, तो इसको इस इंस्टेंस को हमको चेंज करना होगा। ओके, ये T3 माइक्रो की जगह पे ये T2 माइक्रो सिलेक्ट करते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज फ्री। ओके, यहाँ पे ये एस्टिमेट कॉस्ट आ रहा है, बट ये शुरुआत में फ्री टायर में 12 मंथ के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इसके। ओके, देखो ये 750 आवर्स जो है ये RDS कम्प्लीटली फ्री है। T2 माइक्रो, T3 माइक्रो
और T4G माइक्रो इस इंस्टेंस के लिए कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, और 40 GB SSD भी इसमें फ्री है। तो हम इसको क्लिक करते हैं क्रिएट डेटाबेस। तो ये अपने आप इंस्टेंस बनाएगा, EC2 का इंस्टेंस बैकग्राउंड में अपने आप बनेगा, उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाएगा। उस इंस्टेंस के अंदर जो भी हमने डेटाबेस का वर्जन सिलेक्ट किया है वो वर्जन उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और फाइनली उस डेटाबेस का जो भी एंड एंड पॉइंट रहेगा या फिर उसका डेटाबेस स्ट्रिंग रहेगा, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, वो हमको मिल जाएगा। वो कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करके हम उस डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड में करने के लिए टाइम लगेगा। ओके, जब तक ये व्यू क्रेडेंशियल्स डिटेल्स ये देख सकते हैं, इसमें जो यूजर नेम और पासवर्ड जो है, ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे हमको वन टाइम दिखेगा, इसके बाद हम ये देख नहीं पाएंगे। ओके, तो अभी ये जो मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, हम इसको कॉपी करके रखते हैं। दिस इज द पासवर्ड। तो उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। अभी ये MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमको हमारे मशीन में MySQL का क्लाइंट होना जरूरी है, MySQL क्लाइंट। तो MySQL क्लाइंट हम डाउनलोड करते हैं। MySQL क्लाइंट फॉर विंडोज कर दो और इसको डाउनलोड करो। तो इसमें एक डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर आता है, और ये डाउनलोड MySQL वर्कबेंच, तो वर्कबेंच आप हम ले सकते हैं, वर्कबेंच हम डाउनलोड करते हैं। ओके, जैसे सिलेक्ट करेंगे MySQL वर्कबेंच, ओके, ये कम्युनिटी टूल वाला आ जाएगा, विंडोज सिलेक्ट करो इसको, एंड देन इसको सिंपली डाउनलोड करो। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक ये हो जाएगा तब तक हम ये अपना MySQL वर्कबेंच जो है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जो किया है, डाउनलोड फोल्डर में जाके हम ये MySQL को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग जो भी डेटाबेस सर्वर रहेंगे उसके लिए अलग अलग क्लाइंट आता है। ओके, वो क्लाइंट हमको सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करने के लिए हमने पुट्टी को इंस्टॉल किया था, राइट। पुट्टी इंस्टॉल करके हमने SSH के थ्रू उस इंस्टेंस को हमने कनेक्ट किया था। सिमिलरली डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस सर्वर जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हम ये MySQL क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओरेकल होगा तो ओरेकल का क्लाइंट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट का SQL अगर रहेगा तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का SQL क्लाइंट रहेगा। ये अलग अलग जो भी डेटाबेस इंजन रहेंगे, उस सारे डेटाबेस इंजन के लिए देर इज अ क्लाइंट, ओके, SQL क्लाइंट। तो वो सपोर्टेड SQL क्लाइंट हमको इंस्टॉल करना होगा। अभी ये MySQL हम इंस्टॉल करते हैं। इसको नॉर्मली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, डिफॉल्ट ऑप्शन रख के। ओके, ये देखो अभी ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस अपना क्रिएट हो चुका है। जैसे हम इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कनेक्शन स्ट्रिंग हमको मिल जाएगा। देखो इसका एंड पॉइंट जो है, ये एंड पॉइंट यूज करके हम इस डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये अभी इस डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा जो MySQL वर्कबेंच है उसको हम इंस्टॉल करेंगे।
ये आरडीएस सर्विस मोस्टली जो भी हमको रिमोट डेटाबेस चाहिए, क्लाउड पे जो डेटाबेस चाहिए, उसके लिए आरडीएस यूज कर सकते हैं। ये तो अपने आप स्केलेबल भी होता है एंड परफॉर्मेंस वाइज भी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये आरडीएस भी यूज कर सकते हैं। आरडीएस और अलग अलग इसमें डेटाबेस इंजन भी अवेलेबल है, तो इजीली हम उसको कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं। ओके, लॉन्च हो चुका है, तो अभी इसको फिनिश करके हम लॉन्च करते हैं। तो ये MySQL का वर्क बेंच है। ये क्लाइंट ये GUI क्लाइंट है, जिसके थ्रू हम जो भी रिमोट MySQL सर्वर रहेंगे या फिर लोकल MySQL सर्वर रहेंगे, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से आपको दिखेगा MySQL सर्वर। तो इसमें MySQL कनेक्शंस, इसमें आपको क्लिक करना है न्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमको ये पूछेगा। ओके, ये डिटेल्स हमको देने होंगे, इसके बाद हम उस डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो कनेक्शन नेम जो भी हमको देना है वो दे सकते हैं, AWS माई RDS। दिस इज फॉर आवर रेफरेंस। इसमें ये एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये होस्ट नेम जो है, ये होस्ट नेम हमको यहाँ पे मिलेगा। जब भी हम ये RDS डेटाबेस क्रिएट करेंगे, वहां उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के अंदर हमको ये एंड पॉइंट मिलेगा। सो दिस एंड पॉइंट इज योर होस्ट नेम। तो ये होस्ट नेम रहेगा, इसको हमको कॉपी करना है एंड देन इस होस्ट नेम के अंदर हमको इसको पेस्ट करना है। ओके, उसके बाद पोर्ट नंबर 3306 ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है, या तो फिर यहाँ से हमको ये पोर्ट नंबर मिल जाता है। अगर दूसरा कोई अलग पोर्ट है, तो दैट पोर्ट वी कैन एक्सेस फ्रॉम हियर। तो ये पोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद जो भी यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने सेट किया था, वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे रहेगा, जो हमने कॉपी किया है। और यहाँ पे पासवर्ड जो है स्टोर इन वॉल्ट कर सकते हैं, या तो फिर जब हम एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, दैट टाइम हम ये ऐड कर सकते हैं। हम इसको स्टोर करते हैं। तो ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड हमने जो यहाँ पे सेव किया, वहां से मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। ये पासवर्ड सेट हो गया, देन क्लिक ऑन ओके। इसको, ये कनेक्शन क्रिएट करने से पहले हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि सारे क्रेडेंशियल्स, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। देखो, इसमें टेस्ट कनेक्शन टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ तो भी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। जैसे हमने लास्ट कुछ सेशन में हमने देखा था कि HTTP पोर्ट जो होता है वो 80 पोर्ट पे चलता है, और दूसरा SSH जो है वो चलता है हमारा 22 पोर्ट पे। ओके, सिमिलरली ये जो MySQL सर्वर है, ये सर्वर 3306 पोर्ट पे चलता है। तो हमारा जो भी फायरवॉल है, सिक्योरिटी ग्रुप है, उस सिक्योरिटी ग्रुप में ये पोर्ट ओपन करना जरूरी है। अगर ये पोर्ट ओपन नहीं रहेगा, तो हम उस इंस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस मशीन को हम एक्सेस करते हैं। तो हमारा जो भी सिक्योरिटी ग्रुप है, ओके, इसी नेटवर्किंग में यहाँ पे हमको दिखेगा VPC सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में हम ये सिक्योरिटी ग्रुप हम ओपन करेंगे एंड इसके अंदर ये जो पोर्ट रहेगा, वो पोर्ट हम ऐड कर देंगे। क्लिक ऑन दिस सिक्योरिटी ग्रुप अगेन। और इसमें ये ऑलरेडी पोर्ट ऐड हुआ है, फिर भी एक्सेस नहीं हो रहा है। लेट्स सी। तो इसमें ये इस IP एड्रेस के लिए दिया है, शायद ये IP एड्रेस चेंज हुआ होगा। तो इसको हम एनीवेयर करते हैं, एनीवेयर IPv4 और सेव रू। उसके बाद RDS
ये इंस्टेंस है अपना, क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस। ओके, वो जो पोर्ट था वो पोर्ट ब्लॉक होने की वजह से ये रन नहीं हो रहा था। ओके, उस पोर्ट को हमने सब एनीवर मींस पब्लिक से उसको ओपन कर दिया। देन यू कैन सी, तो ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है। अभी इस डेटाबेस के अंदर, ये डेटाबेस का सर्वर है बेसिकली, तो ये डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस के अंदर का एक सर्वर है। सो यहाँ पे जो भी हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, वी कैन क्रिएट डेटाबेस, वी कैन मैनेज सारी चीजें जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कीमा, ओके, स्कीमा हम क्रिएट कर सकते हैं। स्कीमा इज योर डेटाबेस नेम। ओके, सपोज हम इसको बोलते हैं कि यूजर डेटाबेस एंड डिफॉल्ट एंड अप्लाई। और इसके थ्रू हम जो भी जितना भी मिस डेटाबेस रहेगा, जो भी कुछ एक्टिविटी रहेगी, वो सारी एक्टिविटी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यूजर्स प्रिविलेज डेटा, ओके, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ पे स्कीमास, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अभी जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया, दैट डेटाबेस इज हियर। ओके, इसमें अगर टेबल है तो टेबल देख सकते हैं, अगर टेबल नहीं है तो यहाँ पे टेबल नहीं आएंगे। सो इसमें जो भी नया टेबल वगैरह क्रिएट करना है, तो ये सब जो है ये माइस्क्यूएल का पार्ट है। तो ये इस तरह से जो है, ये मीन्स मोस्टली हमको इतना पता होना चाहिए कि ये कनेक्शन हो रहा है कि नहीं होना है। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमारा रोल इतना ही होता है। जो भी जितने भी हम जो भी रिसोर्सेज हम क्रिएट करेंगे, वो रिसोर्सेज काम करने चाहिए, वो उसका मीन्स कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। वहां तक हमारा काम होता है। वंस इट इज वर्किंग फाइन, देन हमारा काम एंड होता है। देन डेवलपर जो है, डेवलपर और जो भी डेटाबेस डिजाइनर या फिर डेटाबेस डेवलपर रहेंगे, वो इस चीज को आगे मीन्स प्रोसीड कर सकते हैं। उनको सिर्फ इतना हमको कॉन्फ़िगर करके देना होता है। ओके, इसके लॉग्स हम देख सकते हैं, मॉनिटरिंग में मॉनिटरिंग देख सकते हैं, इसका जो भी परफॉर्मेंस है, इसका स्टेटस क्या है, इसका रैम कितना यूज हो रहा है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन एडब्ल्यूएस हमको यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। और यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई रिसोर्स ओवर यूटिलाइज हो रहा है, देन हम इसको बैकअप लेके दूसरा जो नया इंस्टेंस है, नया इंस्टेंस क्रिएट करके उसमें हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, वो एक्टिविटी। तो यूसेज के हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए ये मॉनिटरिंग दिया जाता है। लॉग एंड इवेंट्स, अगर कुछ एरर आता है या फिर कुछ भी अगर एक्टिविटी होती है, तो वो एक्टिविटी हम यहाँ पे इस लॉग में चेक कर सकते हैं। लॉग और इवेंट में ये हम चेक कर सकते हैं। अगर कुछ एरर है तो एरर लॉग से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और क्योंकि डेटाबेस का डायरेक्ट हमारे पास डायरेक्ट उस इंस्टेंस का एक्सेस नहीं होता है, इसलिए हम ये लॉग यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, कोई अगर एरर लॉग है तो यहाँ पे इसको व्यू करके देख सकते हैं, या फिर वॉच करके रियल टाइम लॉग्स जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। रियल टाइम लॉग देखने के लिए हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, यहाँ से क्लिक करके वॉच जगह अगर हम करेंगे, तो रियल टाइम जो भी कुछ लॉग ऐड होते जाएंगे, वो लॉग हम यहाँ पे डायरेक्टली रियल टाइम में देख सकते हैं। अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमको चेंज करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट वो भी चेक कर सकते हैं।
इसमें चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एक बार जो भी हमारा इंस्टेंस बन जाता है तो उस इंस्टेंस को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, सपोज हमारे पास सीपीयू 1 कोर सीपीयू है, 1 जीबी रैम है और दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो अगर हमको उसको इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमको नया इंस्टेंस क्रिएट करना होगा और इसको बैकअप लेके वो ये बैकअप उस इंस्टेंस में रिस्टोर करना होगा। वो ऑप्शन हमारे पास रहेगा, बट हम इसको इस इंस्टेंस को डायरेक्टली हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए मेंटेनेंस एंड बैकअप ऑप्शन हमारे पास है। तो बैकअप हम ले सकते हैं, बैकअप लेके हम नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक स्नैपशॉट है। तो और भी हमको अगर कुछ स्नैपशॉट चाहिए तो इसका टेक अ स्नैपशॉट करके हम बैकअप लेकर रख सकते हैं और इस इंस्टेंस को, इस जो भी कुछ हमारा बैकअप रहेगा उस बैकअप को हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। जैसे रिस्टोर करेंगे तो उस इंस्टेंस में वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए अभी हम यहीं पे रुकते हैं। आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वी विल डिस्कस ऑन दोज क्वेश्चन आंसर्स। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।